हेलो एवरीवन। आज हम आणविक वेगों की गणना अर्थात गैस के विभिन्न प्रकार के वेगों की गणना के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वर्ग माध्य मूल वेग। और वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? जो अणुओं के वर्गों के औसत का वर्गमूल, यानी कि जैसे n अणु हैं उनके वेग क्रम से अलग है, C1 C2 से लेकर C1 C2 C3 से लेकर Cn तक है। तो इनका वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें जितने भी जो इनके जो वेलोसिटी है, अणुओं के वेग हैं, उनके स्क्वायर का योग करेंगे और फिर उनका औसत निकालेंगे, मतलब उनकी संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर रूट कर देंगे। तो जो वेलोसिटी आती है उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है। और हम अणुगति समीकरण में हमारे पास समीकरण थी PV बराबर 1/3 mn(c²). n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m अणु का द्रव्यमान, मास ऑफ मॉलिक्यूल, c यहाँ c है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो c²। अब c कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3PV/mn। और ये स्मॉल mn उस गैस का द्रव्यमान हो गया, तो ये हो गया 3PV/M। एक मोल गैस के लिए है ये, तो यदि एक मोल गैस के लिए बात करेंगे तो 3PV/M हो गया। और M/V क्या होता है? घनत्व होता है। तो M/V यानी कि V हम नीचे ले आए तो ये 3P/M/V, और M/V की जगह हम कर देंगे D, तो ये हो गया 3P/D। और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। या PV बराबर RT होता है तो 3RT/M भी हो जाता है। और रूट थ्री को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 1/71717 ये होता है। तो ये इस प्रकार से ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब औसत वेग में क्या होता है कि जो समस्त अणुओं के वेग का योग करेंगे तो उनमें कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत वेग आ जाएगा। यहाँ क्या होता है कि जो वेग है आपको पता है सदिश है, तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, अलग डायरेक्शन में। तो ये इनका सबका योग करके और उनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। और यदि हम गणितीय रूप में इसको समाकलन रूप में देखें तो CdN, C है यहाँ वेलोसिटी, और DN ये नंबर से के प्रति समाकलन करेंगे संख्या के प्रति, और डिवाइड बाई n, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। और dN/n का मान हमने पहले पढ़ा है कि ये जो नेक्स्ट समीकरण में हम देख रहे हैं 4πm/2πRT की पावर 3/2 e-mc²2RT इंटू c²dc था, और वो c से मल्टीप्लाई और हो गया, यानी कि dN/n का मान इतना था और वो c से मल्टीप्लाई हो गया तो c³ हो गया, c³dc हो गया। अब इस समाकलन को हम करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि वेग है जो मैक्सवेल के वेग में ये जो अणु का वेग है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे ये इसमें हम जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, 4π और ये m/2πRT की पावर 3/2, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आया तो ये आ गया 4πm/2πRT की पावर 3/2, 0 से इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे और e-mc²/2RT और इंटू c³dc वो का GT रह गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है उसको इजी करने के लिए m/2RT है उसको a रख देते हैं, उसको a मान लेते हैं। तो m/2RT को a मानने से क्या हो जाता है कि जो बार वाली जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो भी चेंज होगी, 4π × a/π हो गया, क्योंकि m/2RT तो a था और a/π इसकी पावर 3/2, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन का समाकलन।
फिर क्या है, ये सी क्यूब एज इट इज़ है, और इसमें भी m/2RT है उसको a, तो e की पावर माइनस AC² हो गया, और फिर DC। ये इस प्रकार से हमारी ये जो समीकरण 2.67 इस समीकरण में चेंज हो गई। अब इसका जो ये जो टर्म है c³ इंटू e की पावर माइनस AC² DC, इसका 0 से इन्फिनिटी समाकलन करेंगे तो इसका आता है 1/2a², और बार वाला टर्म एज इट इज है। फिर हम a का मान दोबारा रख देंगे, a का मान दोबारा रखेंगे तो m/2RT रखेंगे तो 4 इंटू m/2πRT हो गया, उसकी पावर 3/2 हो गई, और 1/2a²। अब a² में a का मान दोबारा रखेंगे m/RT, तो ये स्क्वायर हो गए r²t² ऊपर चला गया, और चूँकि r²t² नहीं 2RT का स्क्वायर था ना, तो 4 भी ऊपर चला गया, ये नीचे 2 है, 2 से, और इसको जब सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है एवरेज वेलोसिटी आएगा 8RT/m, और इसको यदि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 1.6 इंटू RT/m हो गया, अर्थात ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसे कम है, और RT की जगह हम क्या है PV भी लिख सकते हैं, तो 8PV/m हो जाएगा, और m/v को हम d लिख सकते हैं, तो 8P/πd का रूट, ये जो एवरेज वेलोसिटी आया हमारे पास। तो फिर है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो गैस में उपस्थित अधिकांश अणुओं द्वारा रखे जाने वाला वेग है। जो गैस है उसमें जो अधिकांश जो अणुओं का जो वेग कहलाता है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेग या प्रायिकता वेग कहलाता है, इसको अल्फा से निरूपित कर रहे हैं। और ये जैसे हमने यदि हम जैसे उच्चिष्ट इस की शर्त लगाएंगे, यानी कि मैक्सिमा की शर्त लगाएंगे, तो यहाँ 1/n dn/dc, ये हमारे पास क्या था कि dn/n था, क्या था 4 इंटू m/2πRT की पावर 3/2 e माइनस mc²/2RT इंटू c² था, और ये DC भी था तो DC उधर ले गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका c के सापेक्ष अवकलन करेंगे और 0 के बराबर रख देंगे, जो ये हमारा राइट हैंड साइड है RHS, उसको ये जो RHS है इसका हम c के यानी कि वेलोसिटी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसका देखिए ये 4 इंटू m/2πRT की पावर 3/2 है, ये क्या है कांस्टेंट है, और हम अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे किसका e⁻⁻mc²/2RT इंटू c²। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार क्या है कि हम e⁻mc²/2RT को कांस्टेंट मान रहे हैं, उसका अवकलन नहीं करेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे c² का करेंगे, c² का अवकलन करेंगे तो 2c आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये वाली टर्म आ गई 2c e⁻mc²/2RT, क्योंकि e⁻mc²/2RT है वो एज इट इज रह गया और c² का 2c आ गया। फिर हम क्या करेंगे, c² को कांस्टेंट रख देंगे, यहाँ जैसे इसको रख दिया है, और फिर e⁻mc²/2RT इसका c के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक बार तो e⁻mc²/2RT एज इट इज आ गया, फिर जो पावर का अवकलन फिर से होगा तो उसका आएगा -2mc/RT, क्योंकि c² का तो 2c हो जाएगा, m/2RT वो कांस्टेंट रहता है तो उसका एज इट इज आता है। तो इस प्रकार से ये अवकलन हमारे पास, ये अवकलन इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अब 0 के इक्वल करेंगे तो ये जो इसमें ये जो देखिए जो बार वाले हैं ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकते, तो ये अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली राशि है वो 0 होगी, और 0 होगी तो इसमें हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं,
कॉमन हम ले सकते हैं सी और e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT, ये कॉमन रहेगा और ये कॉमन रहेगा। फिर इसमें बचता है, इस पहले वाले टर्म में 2 बच जाता है और दूसरे वाले टर्म में ये बचेगा -2mc² इंटू RT। ये एम सी स्क्वायर क्यों आएंगे, सी निकला है, एक सी बाहर रह गया, एक इसमें ये एक सी, ये देखो ये जो सी स्क्वायर था इसमें से एक सी कॉमन आया है, एक सी ये है, तो ये इस एम सी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2mc और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 कैंसिल होने से क्या हुआ, mc² अपॉन RT, ये ब्रैकेट में आ गया और ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि वो बाहर वाला जो टर्म है वो 0 नहीं हो सकता, तो अंदर वाला होगा, यानी कि 2 -mc² अपॉन RT ये बराबर 0 हो जाएगा। और c यहाँ पर क्योंकि हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी प्रायिकता वेग ले रहे हैं, तो प्रायिकता वेग ले रहे हैं तो ये अल्फा रखेंगे c की जगह, तो यह 2 -m∞² अपॉन RT ये 0 के इक्वल है और अल्फा की वैल्यू इससे निकालेंगे तो √2RT अपॉन m आ जाएगा और √2RT अपॉन m ये हो गया। RT की जगह हम यहाँ PV भी रख सकते हैं और PV और इसमें m/v की जगह हम d भी रख सकते हैं, तो √2p अपॉन d हो जाएगा। और √2 का मान यदि हम ब्रैकेट से बाहर निकालें तो 1.414 होता है, तो 1.4 √RT अपॉन m हो गया। तो इस प्रकार से हमने प्रायिकता वेग भी ज्ञात कर लिया। ये प्रायिकता वेग है हम इन डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हैं, जबकि एवरेज वेलोसिटी हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। इस प्रकार से हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तीनों का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो ये देखिए, इनमें जो ये पहले वाला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, दूसरा एवरेज वेलोसिटी है, सी बार वाला अल्फा है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो पहले वाला सबसे ज़्यादा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर ये ज़्यादा है एवरेज वेलोसिटी और फिर है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये इसका 1.6, 1.4, 1.7 और √RT अपॉन m ये ही है। तो ये 1.6, 1.7, 1.6, 1.4 का ये रेशो आया। और यदि हम दूसरा रेशो निकालना चाहते हैं तो ये इसको यदि 1 करें तो ये आएगा 0.921 0.816। और यदि हमें अल्फा c पता है और अल्फा निकालना है तो उसको 0.816 से मल्टीप्लाई करो, और एवरेज निकालना है तो ये इसको 0.921 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इस वीडियो में ये कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।